ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति की लाइव कक्षा संख्या 15 को आज हम पढ़ेंगे। गत कक्षा में जो मैंने आपको एक सूत्र पढ़ाया था उससे आगे पढ़ना आरंभ करते हैं। ठीक है, चलिएगा। मैंने आपको गत कक्षा में ये सूत्र पूरा विस्तार से समझा दिया था। नव्य, प्राचीन और जो भी कुछ इसमें आपके लिए मुझे विशेष बताना था वो सारा बता दिया था। ठीक है, विभाषा परिवहिरंचवः पंचम्य। ठीक, अब चलिएगा, आप ध्यान रखेंगे। अब ये क्या चलेगा, यहां से आगे विकल्प चलेगा। समास का विग्रह भी रहेगा, समस्त पद भी रहेगा। आपकी इच्छा है, जो चाहे प्रयोग कर सकते हैं, अर्थ समान रहेगा। ठीक है, चलिए। सूत्र है आपका 2:1:12। आंग मर्यादाभिविध्यो आंग मर्यादाभिविध्यो आंग मर्यादाभिविध्यो आंग अव्ययपदम मर्यादाभिविध्यो सप्तमी विभक्ति द्विवचनान्तम समासः मर्यादा च अभिविधिश्च मर्यादाभिविधि तयोः मर्यादाभिविध्योः इतरेतर योग द्वंद्व समासः। कौन सा समास है ये? इतरेतर योग द्वंद्व समास। आइएगा, इसमें अनुवृत्ति आ रही है ऊपर से विभाषा। ये विसर्ग नहीं है, गलती से हो गया। ठीक है, विभाषा की अनुवृत्ति आ रही है। पंचम्या सुप सह सुपा समासः अव्ययी भाव। कितने पदों की इसमें अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ मर्यादाभिविध्योः वर्तमानाः आंग इत्येषा शब्दः समर्थेन पंचम्यन्तेन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यते अव्ययी भावश्च समासो भवति। कहते हैं मर्यादा अथवा अभिविधि। पहले समझा दिया था मैंने एक बार, प्रथम अध्याय के चौथे पाद में। इसमें लंबी चर्चा हुई थी, फिर समझाएंगे आज। ठीक है,
मर्यादा और अभिविधि के अर्थ में वर्तमान जो आंग उपसर्ग, मानी इत्येष शब्द, ये शब्द माने आंग उपसर्ग है। उपसर्ग अर्थात इसकी यहाँ पर आंग शब्द ही कहेंगे, उपसर्ग मत कहिएगा, ठीक है। इसकी उपसर्ग संज्ञा यहाँ नहीं होगी। समर्थेन पंचम्यंतेन सुबंतेन, माने किसी अन्य समर्थ पंचमी विभक्त्यंत कोई शब्द है उसके साथ विकल्प से समास होता है और वह अव्ययी भाव समास कहलाता है, ठीक है। उदाहरण दिया है इसमें, उदाहरण दिया आपाटलिपुत्रं वृष्टो देवाः, आपाटलिपुत्रात् विष्टो देवः, ये समास किया हुआ शब्द है और यहां पर समास नहीं किया गया है, ये असमस्त पद है, वो समस्त पद है, ठीक है। इसका अर्थ भी आपको बता देते हैं कि आपाटलिपुत्रं वृष्टो देवाः, पाटलिपुत्र को छोड़ करके उससे पहले पहले बारिश हुई है, माने मेघ देव वर्षे हैं। और इसी का भी ये आ पाटलिपुत्रात्, माने पाटलिपुत्र से पहले पहले। अभिविधौ, अभिविधौ में आ कुमारम यशः पाणिनेः, आ कुमारेभ्यो यशः पाणिनेः, ये समस्त पद हो गया है, यहां समास नहीं हुआ है, विग्रह पद है। दोनों का अर्थ है, इसका अर्थ है कुमार पर्यंत माने बच्चों तक, बूढ़े से लेकर के बच्चों तक महर्षि पाणिनि का यश है। महर्षि पाणिनि के गुणगान करते हैं, बच्चे भी करते हैं महर्षि पाणिनि की, बोलो जय। आप हमारे पाठक भी कर रहे हैं, करोड़ों लोग क्या बोलेंगे, महर्षि पाणिनि की जय, ठीक है। तो महर्षि पाणिनि का यश बच्चों पर्यंत है, ठीक है। अब अभिविधि अर्थ में यहाँ पर जो पर्यंत अर्थ दे रहा है और यहाँ पर उससे पहले पहले छोड़ करके जो अर्थ दे रहा है, ये क्या है, मर्यादा और अभिविधि। यहां पर मैंने पहले आपको एक सूत्र पढ़ाया था, प्रथम अध्याय के चौथे पद में। क्या पढ़ाया था, आपने लिख भी लिया होगा तो आपको ध्यान होगा। आंग मर्यादा वचने, यहां पर मर्यादा और वचन आया था, तो मैंने आपको यहाँ बाकायदा एक क्लास में पूरा समझाया था कि मर्यादा क्या होती है और अभिविधि क्या होती है, समझाया। फिर आपको लिखा देता हूं, यहाँ पहले समझ लीजिएगा इसको, फिर उदाहरण में सिद्धि करा देता हूं। लिखिएगा, मर्यादा पहले लिखिएगा, लिखिए तेन विना मर्यादा, ठीक है। तेन विना मर्यादा, और ये तो मर्यादा की परिभाषा हो गई, ठीक है। और अभिविधि की लिखिएगा तेन सह अभिविधि, ठीक है, क्लियर। मर्यादा किसको बोलते हैं, मर्यादा का अर्थ होता है छोड़ करके, जिसको हम कह रहे हैं वो नहीं आएगा उसमें, वो नहीं आएगा, वो छूट जाता है। और जब अभिविधि अर्थ होता है तेन सह, माने जो कहा जा रहा है उस सहित, माने उसको भी लेकर के। ये बात, ये क्या है, मर्यादा माने जैसे आपने यहां पर देखा उदाहरण में,
आ पाटली पुत्रम दृष्टो देवा, तो आ पाटली यहां पर जो आंग है ये किसमें है? मर्यादा में है। किसमें? मर्यादा में। तो आ पाटली पुत्र माने यहां पाटली पुत्र को छोड़ करके अर्थ निकलेगा। ठीक है, यदि ये आ यहां पर अभिविधि में होता तो पाटली पुत्र सहित हो जाता अर्थ। अब जो अर्थ है आ पाटली पुत्रम दृष्टो देवः, माने पाटली पुत्र को छोड़कर उससे पहले पहले बारिश हुई है, पाटली पुत्र में नहीं हुई है। पाटली पुत्र की सीमा जैसे ही आरंभ होती है वहां तक हो गई है। क्यों? क्योंकि यहां पर आंग किस अर्थ में? बोलो, मर्यादा में। और यदि यही आंग यदि अभिविधि में आ जाए, क्या अभिविधि में आ जाए तो क्या अर्थ निकलेगा? सहित। तो अर्थ निकलता है, यदि इसको अभिविधि में कर देंगे तो क्या अर्थ निकलेगा? पाटलिपुत्र पर्यंत, माने पाटलिपुत्र की अंतिम सीमा जहां समाप्त होती है वहां तक बारिश हुई। ठीक है, तो यहां पर क्या है? मर्यादा में है इसलिए छोड़ करके। यहां अभिविधि में दिखाया जा रहा है तो कुमार पर्यंत माने कुमार भी जानते हैं, कुमारों में भी है, कुमार सहित। यदि यहाँ पर आ कुमारम यशा पाणिने, यदि आ को आंग को यदि मर्यादा में रख ले तो क्या अर्थ होगा? कुमार नहीं है, जानते हैं, कुमारों में यश नहीं है, कुमार से जो बड़ी आयु के हैं उनमें है। ये मोटी सी परिभाषा मैंने पहले आपको समझा दी थी, अब आराम से समझ गए। ठीक है, चलिएगा। अब क्या होता है? आंग जो उपसर्ग है, जो आंग है, उपसर्ग नहीं, आंग है ये, इसकी क्या है? मर्यादा में अभिविधि में क्या हो जाती है? इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। ठीक है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से क्या हो जाता है? इसमें यहां पर पंचम्य पांग पर भी, माने आंग है यहां पर, गत कक्षा में सूत्र पढ़ाया था आपको, तो इसमें आंग के योग में माने कर्म प्रवचनीय संज्ञक आम जो आंग है उसके योग में क्या होती है? पंचमी हो जाती है, तो पंचमी मिल जाती है इसको। क्लियर हो गया? इस सूत्र से पंचमी हो जाती है, उस सूत्र से आंग मर्यादा विविध्यो से क्या हो जाए? वो आंग मर्यादा बचने से क्या होती है? कर्म प्रवचनीय संज्ञा। ठीक, अब क्या करना है आपको? अब इसकी सिद्धि में कुछ भी नहीं करना आपको। ये इसका लौकिक विग्रह हो गया, आ पाटली पुत्रात विष्टो देवा, ये तो हो गया लौकिक विग्रह। और अलौकिक विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे? इसको आप करेंगे आंग, ठीक है, सु आंग सु और पाटली पुत्र नसी, पंचमी है इसलिए घसी रखेंगे। ठीक है, और इस आंग को यहाँ पर मर्यादा अर्थ में है इसलिए इसको इससे समास हो गया, समास होने का इसकी संज्ञा हो जाती है, अपने आप चला जाता है और इनका लुक हो जाएगा। क्या बचेगा? और इसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, उपसर्जनम पूर्वम, पूर्व में ही रहेगा। तो क्या बन जाएगा? आ पाटली पुत्र बन गया, और आ पाटली पुत्र बन के आपका आ पाटली पुत्र स्वादि उत्पत्ति कर लीजिएगा, और सु को क्या हो जाएगा? अम हो जाएगा, नाभ्य भाव पंचम्या। ठीक है, अमी पूर्वा लग करके आ पाटली पुत्रम बन गया। और जब समास नहीं होगा तो ऐसा विग्रह रहेगा, दोनों का अर्थ एक जैसा ही रहेगा। ठीक है, कुछ भी सिद्धि में कठिनाई नहीं। चलिएगा, अभिविधौ, अभिविधौ में आ कुमारम यशा पाणिने, तो यहाँ पर वही सारी प्रक्रिया है, आंग, ठीक है, और ये बहुवचन है, बहुवचन है तो यहाँ बहुवचन का प्रत्यय आ जाएगा कुमार, और ये भ्यस आ जाएगा, पूर्व समास आदि होकर के, अम आदि होकर के क्या बन जाएगा? आ कुमारम यशः पाणिने। चलिए, ऐसी नाम पे महर्षि पाणिनि को एक बार कोटि कोटि नमन कर देते हैं कि कितनी अच्छी विद्या उन्होंने हम तक पहुंचा दी, आप तक पहुंचा दी। चलिए,
और YouTube चैनल महाराज को भी प्रणाम करते हैं कि उनके माध्यम से ये विद्या आप तक आसानी से पहुंच रही है। ठीक है, YouTube के माध्यम से पहुंच रही है। अभी YouTube नहीं होता, ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो कहां से पहुंचा पाती बताओ। कहीं पर मैं 2-4 लोगों को पढ़ा रहा होता बैठा करके, वो भी ठीक से नहीं पढ़ते। ऑफलाइन में जो छात्र होते हैं वो दिमाग ज्यादा खाते हैं, पढ़ते कम है। ठीक है, तो हमारे ऑनलाइन वाले जो पाठक हैं बहुत श्रेष्ठ पाठक हैं, उनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूं कि वो पढ़ने वाले पाठक हैं। हमने लंबे समय से अनुभव से देखी है कि ऑफलाइन में जो बालक आते हैं, छात्र छात्राएं आते हैं, वो पढ़ने वाले कम होते हैं, समय को नष्ट करने वाले होते हैं। परंतु ऑनलाइन में जो भी पाठक होते हैं अपने समय को नष्ट नहीं करते, यदि उनको पढ़ना है तभी देखते हैं। चलिएगा, आप सभी को भी कोटि कोटि नमन करते हैं। चलिए, तो मित्रों ये आपका हो गया आंग मर्यादाभिविध्यो। आ जाइएगा आगे का सूत्र, और इसमें कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, यहां पर ये था आपका आंग मर्यादा वचने, इसमें कर्म प्रवचनी संज्ञा हो जाती है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, चलिए सूत्र संख्या 2.1.13 लक्षणेनाभिप्रति आभिमुख्ये, लक्षणेन तृतीय विभक्ति एकवचनान्तम, आभिप्रति प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तम, आभिमुख्ये सप्तमी विभक्ति एकवचनान्तम। ठीक है, कोई समास नहीं, हाँ समास है इसके अंदर, समास यहाँ पर समास है, इसमें दिखाया नहीं है, आप इसमें समास कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या समास होगा, आभिश्चा प्रतिश्चा आभिप्रति, ये ठीक है, ये आपका इतरेतर योग द्वंद्व हो जाएगा। ठीक है, इतरे तर योग द्वंद्व। ठीक है, इतरेतर योग द्वंद्व समास हो जाएगा अभी और प्रति का। ठीक है, चलिएगा, अनुवृत्ति इसमें आ रही है विभाषा, सुप साहा सुपा समासः अव्ययी भावः। ठीक है, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ क्या बनता है इसका, अर्थ अभिप्रति इत्येतौ शब्दौ आभिमुख्ये वर्तमानौ लक्षणवाचिना समर्थेन सुबन्तेन साहा विकल्पेन समस्येते अव्ययी भावश्च समासो भवति। ठीक है, सरल है, बिल्कुल कुछ भी कठिन नहीं है। अभि और प्रति जो हैं, अभि और प्रति ये शब्द हैं, अव्यय, जब ये दोनों शब्द आभिमुख्य अर्थ में, आभिमुख्य माने समक्ष अर्थ को, सामने अर्थ को बता रहे हों, तो लक्षणवाचिना माने जिसके सामने बताया जा रहा, जिसको लक्षित करके बताया जा रहा हो, वो लक्षणवाची सुबंत कोई दूसरा होगा। जैसे घर के सामने, तो लक्षित किसको किया जा रहा है, घर को, तो घर लक्षणवाची हो गया। तो इसी प्रकार से लक्षणवाची समर्थ सुबंत के साथ में विकल्प से समास को प्राप्त होता है। इसमें पंचमी नहीं है, ध्यान देंगे, पंचमी की अनुवृत्ति अभी समाप्त हो गई। ठीक है, खत्म हो गई पंचमी की। और वो समास कौन सा होता है, अव्ययी भाव समास होता है। उदाहरण आप देखिएगा, उदाहरण अभ्यग्नि शलभाः पतन्ति और अग्निम अभि शलभाः पतन्ति, ये समास कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पर विग्रह वाक्य आपका। ठीक है, यहाँ समास कर दिया, यहाँ पर विग्रह वाक्य, कोई परेशानी नहीं है। ऐसे ही प्रत्यग्नि, प्रत्यग्नि का भी ऐसे ही कर लीजिएगा, प्रत्यग्नि शलभा पतंती, दोनों का अर्थ वही रहेगा। अभ्यग्नि प्रत्यग्नि वही अर्थ एक ही है। और अग्निम प्रति ये समास नहीं हुआ है,
प्रति और अभी के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, इसलिए यहां पर द्वितीय आपको दिख रही है। इनका अर्थ है अग्नि मन अग्निम लक्ष्यीकृत्य शलभाः पतंती इत्यर्थ। अग्नि को लक्ष्य बना करके, लक्ष्य बना अग्नि के सामने जो शलभ माने पतंगे, जब बारिश होती है तो जब बारिश बंद हो जाती है थोड़ा खुलता है तो रात्रि सायकाल में क्या होता है, जहां पर बल्ब चलते हैं, दीपक जलते हैं, वहां पर पतंगे आ करके गिरते हैं और मर जाते हैं। तो अग्नि क्या है, लक्षणवाची हो गया, और अभी और प्रति क्या बता रहे हैं, सामने, अग्नि के सामने, तो समास हो गया। ठीक है, तो सरल है, ये समास हो गया। इसका अलौकिक अलौकिक विग्रह आप कर लीजिएगा, अभी और सु और अग्नि आम आ जाएगा, तो द्वितीय में है ये। ठीक है, द्वितीय में है। और इसी सूत्र से समास हो गया, इसमें लुक आदि हो गया, यहाँ आए ये अभी एको अणची लग जाएगा, तो अभ्यग्नि बन जाएगा। क्या बना, अभ्यग्नि। अब यहाँ स्वादि उत्पत्ति करेंगे आप पूर्वत, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अव्यया दाप सुपाह, यहाँ नाभ्य भाव तो तुम पंचम में लगेगा, क्योंकि ये अ नहीं है, ई है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा, अव्यया दाप सुपाह, तो लुक हो गया, तो बन गया आपका अभ्यग्नि। ऐसे ही प्रत्यग्नि बन जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही, अभी की जगह प्रति कर दीजिए, समान है। ठीक है, चलिए, तो वही दिया है, अर्थ लिखा हुआ है, अग्नि को लक्ष्य करके पतंगे गिरते हैं, दोनों का वही है। प्रत्यग्नि की सिद्धि हमने वास्तव में 1:40 में की हुई थी, वहां पर भी आप देखेंगे अव्ययी भावश्च में हमने की हुई थी, मैं दिखा देता हूं, चलिए, यहाँ की हुई थी अव्ययी भावश्च में, बिल्कुल ये सारा है, अग्नियम प्रतिसु। ठीक है, इसको आप कोई परेशानी नहीं है, आप मैंने आपको ये यहां रख दिया था, पहले भी रख सकते हैं, पहले भी रख सकते हैं, अग्निम प्रति ऐसा यहां पर, परंतु वास्तव में स्थायी नियम कौन बनाता है, उपसर्जनम पूर्वम, पूर्व में तो भी पूर्व में रहेगा, बाद में तो भी पूर्व में आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने ऐसा कर दिया था, अभी सु और प्रत्य अग्नियम, ये गलत नहीं है, ये भी सही है, चाहे आप बाद में करिएगा, चाहे वो नियम पूर्व में ही आ जाएगा जिसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। ठीक है, चलिएगा, तो ये सिद्धि यहाँ पर देख लीजिएगा, इस पर कोई विशेष नहीं है। ठीक है, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, ये सारे सूत्र आपको लगाने ही मैंने बताई दिए। ये कोई अणची हो गया है, अव्ययी भावश्च से इसकी अव्यय संज्ञा हो गई, अव्यय धातु पर से लुक हो गया है, और ये हो गया। ठीक है, चलिएगा, और ये जो चौथे पाद का सूत्र है, दूसरे अध्याय के चौथे पाद का, उससे नपुंसकलिंग हो जाता है। आइएगा, ये हो गया आपका, अब आ जाइएगा 14वां सूत्र। अनुर्यत समया, अनुर्यत समया, अनु प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, यत समया अव्यय पदम। क्या यत समया, ये क्या अव्यय पदम समास है, इसके अंदर यस्य समया यत समया षष्ठी तत्पुरुष, समया का अर्थ है समीप, यस्य माने जिस, यत समया का अर्थ हुआ जिसके समीप, क्या अर्थ हुआ, जिसके समीप। आइएगा, अनुवृत्ति इसमें आ रही है, लक्षणेन विभाषा सुप साह सुपा समासः अव्ययी भाव, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, अर्थ देखिएगा, अर्थ सरल है, अनु यस्य समीपवाची तेन लक्षण भूतेन समर्थेन सुबंतेन सह विभाषा समस्यते अव्ययी भावश्च समासो भवति। कहते हैं अनु माने, अनु माने जो अनु है, जो अनु शब्द है। ठीक है, जो अनु शब्द है
यस्य समीपवाची, जिसकी समीपता को बताता है, जिसके समीप, अनु का अर्थ तो समीप हो गया, वो किसके समीप है, जिसकी समीपता को बचाता है। ऐसे लक्षण भूत माने जो जिसको लक्ष्य किया जा रहा है, इसके समीप, गंगा के समीप, यमुना के समीप है, हरिद्वार के समीप, ठीक है। तो कहते हैं जो लक्षण भूत जो शब्द है उस समर्थ सुबंत के साथ कोई भी विभक्ति हो, उसमें विभक्ति का निर्धारण नहीं है, विकल्प से समास होता है और अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है। जैसे अनुवनम अशनिर्गतः, एक ही है, अनुवनम अशनिर्गतः, अनुपर्वतम अशनिर्गतः। और जब समास नहीं होगा तो वनस्य अनु पर्वतस्य अनु, दोनों का अर्थ यही है, वन के समीप पर्वत के समीप, ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा इसमें अनुवनम ये समस्त पद है और ये लौकिक लौकिक अर्थात ऐसा प्रयोग आपको मिलेगा नहीं वैसे, ठीक है, प्रयोग ऐसा आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, प्राय करके यही मिलता है। तो अब क्या है, इसका विग्रह करेंगे, अलौकिक विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, वन नस और अनु सु आ जाएगा ये आपका, ठीक है, अनु सु आ गया। और इस सूत्र से ये क्या है, अनु समीपता बता रहा है, किसकी बता रहा है, वन की। तो वन क्या है, लक्षणवाची हो गया, वन को लक्षित करके समीपता दिखाई जा रही है, तो इसके साथ में इसका समास हो गया। तो ये समास होने के बाद ये चला जाएगा और प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, ये प्रथमा से निर्दिष्ट है यहाँ पर, इसकी उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व में आ गया, तो क्या बन जाएगा आपका अनु वन, ठीक है। और स्वादि उत्पत्ति करके नाभ्य भाव तुम पंचम्या हम आ जाएगा, हम ही पूर्व से पूर्व होकर के क्या बन जाएगा, अनु वनम। ऐसे ही अनुपर्वतम बन जाएगा, पर्वत से अनुपर्वत, अनुपर्वतम, ठीक है। ये अशनिर्गत, ये इसका साथ संबंध है। अशनिर्गत माने बिजली चमकी, वन के समीप बिजली चमकी, पर्वत के समीप बिजली चमकी, अनुपर्वतम कहेंगे तो पर्वत के समीप बिजली चमकी। जब बरसात में बिजली चमकती है तो बताते हैं भाई वो जंगल की तरफ बिजली चमकी है, अरे वो पहाड़ की तरफ बिजली चमकी है। प्राचीन कालों अब भी बताते हैं, जहाँ पर्वत है, जहाँ जंगल है, वहां पर जो लोग रहते हैं वो इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, ठीक है। चलिए, और यहाँ लिखा हुआ अव्ययी भावश्च से नपुंसकलिंग हो ही जाता है, सबका नपुंसकलिंग चल ही रहा है, ठीक है। चलिए आइएगा आगे, यस्य चायामः 2:1-15, यस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनांतम च अव्यपदम आयामः प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम, ठीक है। अनुवृत्ति आ रही है, आयाम का अर्थ होता है लंबाई, दीर्घता है, लंबाई, आयाम लंबाई, ठीक है। अनुवृत्ति आ रही है, अनु की आ रही है, लक्षणेन की आ रही है, विभाषा की आ रही है, सुप की आ रही है, सह की आ रही है, सुपा की, समासा, अव्ययी भाव, इनकी अनुवृत्तियां आ रही हैं, ठीक है। अर्थ अनुर्यस्य आयामः दैर्घ्यवाची तेन लक्षणवाचिना समर्थेन सुबन्तेन सह विभाषा समस्यते अव्ययी भावश्च समासो भवति। ध्यान देंगे क्या कह रहे हैं कि अनु, पहले वाले सूत्र में तो अनु जिसका समीपवाची था, अब क्या है, अनु जिसका दैर्घ्यवाची माने अनु जिसकी लंबाई को बताता है, जिसकी लंबाई को बताता है, जिसको लक्षित करके जिसकी लंबाई को बताया रहा, उस लक्षणवाची समर्थ सुबंत के साथ अनु का समास हो जाता है विकल्प करके।
और वो अव्ययी भाव समास होता है। जैसे तो यहाँ पर आयाम है, आयामा का अर्थ किया है दैर्घ्यवाची, लंबाई को कहने वाला, जो अनुमान जिसकी लंबाई को बता रहा है। ठीक है, उदाहरण है अनुगंगम वाराणसी, गंगाया अनु, ये अनु यमुनम मथुरा, यमुनाया अनु। ठीक है, अनुगंगम वाराणसी कहते हैं, अनुगंगम वाराणसी, वाराणसी जो वाराणसी है गंगा के जैसे गंगा की लंबाई के साथ साथ बसी हुई है। गंगा लंबी लंबी है, गंगा लंबी लंबी निकल गई है, तो वाराणसी क्या है, अनुगंगम गंगा की लंबाई के साथ साथ बसी हुई है। गंगाई की चौड़ाई के साथ साथ नहीं, गंगा की लंबाई के साथ साथ बसी हुई है, ध्यान देंगे। तो अनुगंगम वाराणसी। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये गंगा, गंगा की लंबाई को बता रहा अनु, और ये गंगा लक्षणवाची हो, समास हो गया है। गंगा या अनु, यहां पर क्या है, ये षष्ठी है, यहां पर ये षष्ठी हो जाए गंगा या अनु, विसर्ग का लोप हो जाएगा संधि से, आपको पता ही है, भो भगो अगो अपूर्व से योशी लोप शाकल्य से। अनु यमुनम मथुरा, ये जो मैंने सूत्र बोले हैं आपको दो, भो भगो अगो अपूर्व से योशी लोपा शाकल्य से, ये संधि के सूत्र हैं। नहीं तो आप कहें गुरुजी ने क्या बोल दिया जल्दी में, अरे हमारी समझ में नहीं आया। ठीक है, यहां पर जो विसर्ग था, विसर्ग को हटाने के लिए ये दो सूत्रों का प्रयोग करना पड़ता है। ये संधियां मैंने आपको पहले पढ़ा दी है। ठीक है, समाज से कोई लेना देना नहीं उन सूत्रों का। तो अनु यमुनम मथुरा, जो मथुरा नगरी है वो यमुना की लंबाई के साथ साथ बसी हुई है, और यमुना या अनु वही अर्थ है, दोनों का समान अर्थ है। अब क्या करना है आपको, इसका अलौकिक विग्रह कैसे होगा, गंगा नस और अनु सु, बस ये अलौकिक विग्रह हो गया। समास कर लीजिएगा और इसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी, तो अनु प्रथमांत है, यहाँ पर प्रथमा में तो आ रही है अनुवृत्ति इसकी, तो प्रथमांत होने से इसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी और पूर्व में आ जाएगा। अब यहां पर क्या करना है आपको, क्या बनेगा समास होकर के आपका, जब समास कर देंगे तो ऐसा बनेगा आपका पूर्व में आकर के अनु गंगा, ऐसा बनेगा। अब ये क्या है, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास होने से ये क्या हो जाता है, अव्ययी भावश्य से नपुंसकलिंग हो जाता है। नपुंसकलिंग होने के कारण से क्या है, ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य, इसको ह्रस्व हो जाएगा, इसको ह्रस्व हो जाएगा, तो ह्रस्व हो जाएगा तो क्या बनेगा, ये हट गया, ऐसा बन गया। अब यहाँ पर स्वादि उत्पत्ति कर दीजिएगा। अब ह्रस्व उत्तर इसको क्या हो जाएगा, अम हो जाएगा, अमी पूर्वा से लग करके अनुगंगम बन जाएगा। इसी प्रकार से अनु यमुनम बन जाएगा, यमुना है तो यही सूत्र उसमें लगेंगे। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। अनुगंगम वाराणसी, गंगा, गंगा है, गंगा की लंबाई के साथ साथ वाराणसी बसी हुई है। ये मान लीजिएगा, ये कोई वाराणसी आज की नगरी नहीं है, मथुरा आज की नगरी नहीं है, महर्षि पाणिनि के समय की नगरियां हैं, उनसे पहले की नगरी है। ठीक है, तथा यमुना की लंबाई के साथ साथ बसी है, मथुरा बसी है। पूर्ववती समास होने से ह्रस्व यहां भी जाने, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, चलिए आइएगा, सूत्र संख्या 16 और कर लेते हैं, फिर आगे की कक्षा में करेंगे। ठीक है,
तिष्ठत गु प्रभृतिनी च 2 1 16। तिष्ठत गु प्रभृतिनी प्रथमा विभक्ति बहुवचनांतम च अव्ययपदम। ठीक है, समास है इसके अंदर तिष्ठत गु प्रभृति एषां तानि तिष्ठत गु प्रभृतिनी बहुव्रीहि समास। तिष्ठत गु प्रभृति माने तिष्ठत गु शब्द है आदि में जिसके, क्या तिष्ठत गु शब्द है प्रभृति माने आदि वाला है, ये शाम जिस जिन शब्दों के हैं, माने तिष्ठत गु प्रभृति का अर्थ लेकर के, लेकर अर्थ होता है। तो तिष्ठत गु शब्द आदि वाला मत तिष्ठत गु शब्द से बाद के माने तिष्ठत गु सहित, तिष्ठत गु शब्द है जहां पड़ा हुआ है उससे आगे के जो शब्द कहलाते हैं तिष्ठत गु प्रभृतिनी शब्द रूपाणी। ठीक है, शब्द रूप हो गए, तो ये बहुव्रीहि समास हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये तिष्ठत गु क्या है, ये गण है। गण आपको मैंने बताया है, मैं आपको दिखा देता हूं, चलिएगा। इस व्याकरण को पढ़ते समय आपके पास मैंने कुछ पुस्तकों को पहले बताया और ये पता है, यह गणपाठ छोटी सी पुस्तक है। ये गणपाठ है महर्षि पाणिनि का पंचोपदेश में से एक पुस्तक है। इसके अंदर इस प्रकार के गण दिए हुए हैं। तिष्ठत गु एक गण माने शब्दों का समूह है, वो इसके अंदर दिया है। इस पुस्तक को आपको अपने पास रखना ही चाहिए, इसको पूरा ठीक प्रकार से समझने के लिए व्याकरण को। दूसरा क्या है, एक सूत्र ये है लिंगानुशासन। लिंगानुशासनम पुस्तक भी आपको रखनी चाहिए अपने पास में इस व्याकरण को पढ़ते समय। और तीसरी पुस्तक है फिट सूत्र, इसको भी रखना चाहिए आपको अपने पास में। ये पतली पतली पुस्तकें हैं, जो मूल पुस्तकें हैं उनके साथ में आपको इन्हें भी रखना चाहिए, तो आपको बातें अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएंगी। इन तीनों पुस्तकों को प्राप्त करने के लिए पतली पतली अधिक मूल्य नहीं है। आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, आपको प्राप्त हो जाएंगी आपके घर पर ही बैठे बैठे। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे होंगे, लोग गुरुजी बीच में दुकान चलाने लगे। दुकान नहीं चला रहा मैं आपकी सुविधा के लिए, आप जो समय लगा रहे हैं, वीडियोज को देख रहे हैं, एक एक घंटे आप देखते हैं, पढ़ते हैं, उसका आपको पूरा लाभ मिल जाए, इसलिए आपको सूचना दे रहा हूं। यदि आपको आपके आसपास कहीं मिल जाती है वहां से ही ले लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा। तो ये गणपाठ है। गणपाठ में क्या है, तिष्ठत गु एक गण है, तिष्ठत गु प्रभृति। ठीक है, मैं अभी आपको दिखा दूंगा इसका गण। ठीक, तो कहते हैं, आइएगा आप इसका अर्थ देखते हैं। अनुवृत्ति आ रही है इसमें, अव्ययी भाव समास, इन दो पदों की अनुवृत्ति आ रही है। और ये क्योंकि इसमें समास करके ही पड़े हुए हैं, ध्यान देंगे। समास आपको करना नहीं है, समास किए हुए शब्द ही पड़े हुए हैं, इसलिए समर्थ सुबंत और ये विकल्प आदि की अनुवृत्ति इसमें नहीं आएगी। इसमें विकल्प नहीं लगेगा, ध्यान देंगे। बेशक विकल्प चल रहा है फिर भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये समुदाय रूप शब्द ही हैं। तो इसलिए बाकी की अनुवृत्ति नहीं आती है, केवल अव्ययीभाव समास होते हैं। अर्थ तिष्ठत गु इत्येवमादीनि समुदाय रूपाणि अव्ययी भाव संज्ञकानि निपात्यन्ते। ठीक है, कहते हैं तिष्ठत गु इत्येवमादीनि माने इसी प्रकार के और भी शब्द हैं
वो सभी शब्द माने समुदाय रूप माने दो दो शब्दों के तीन तीन शब्दों को जोड़ करके वहां रखे हुए हैं गणपाठ के अंदर, इसके अंदर ठीक है। तो वैसे के वैसे ही वो अव्ययी भाव समास निपात्यन्ते, निपात्यन्ते का अर्थ है उनमें हमें कुछ भी नहीं करना है, उनको संज्ञा दे देनी है, उनका नाम दे देना है कि ये अव्ययी भाव समास है बस। निपात्यन्ते का अर्थ है आपको इधर उधर से सूत्र नहीं लगाने हैं, मुख्य रूप से होता है ठीक है। अथवा कहीं पर कोई कार्य विपरीत प्राप्त हो रहा है तो उस निपातन से ही उसको सही मान लेते हैं ठीक है। अब देखिएगा यहां पर दो उदाहरण दिए हैं। उदाहरण क्या दिया है? तिष्ठन्ति गावो यस्मिन् काले दोहनाय सा तिष्ठद्गु कालः। तिष्ठद्गु काला उसको बोलते हैं जिस काल में, जिस समय में गायों को दुहा जाता है। प्रातः काल कोई एक समय होता है जिस समय गोपाल माने जो ग्वाला होता है, दूध निकालने वाले लोग, वो दोहन करते हैं गायों का, तो उस समय को क्या कहते हैं? तिष्ठद्गु कालः। तिष्ठन्ति गावो यस्मिन् काले दोहनाय सा तिष्ठद्गु कालः। प्राचीन काल में क्या होता था कि गाय दिन में चरने के लिए चली जाती थी जंगल में, और जैसे ही शाम को दूध निकालने का समय होता था उस समय वो आ जाती थी। कोई ग्वाला चराने वाला अथवा अपने आप भी बहुत सारी गायें ऐसी होती हैं जो दिन में चरने के लिए चली जाती हैं, सायकाल आ जाती हैं, फिर सुबह फिर चली जाती हैं ठीक है। तो तिष्ठद्गु काल उसको बोलते हैं जिस समय गाय दूध दोहने के लिए खड़ी हो जाती है, ठीक है जी दूध निकाल लो। उस काल को, सुबह शाम, उस काल को क्या बोलते हैं? तिष्ठद्गु कालः। वहन्ति गावो यस्मिन् काले सा वहद्गु कालः ठीक है। वहन्ति माने गाय जाती हैं, जिस काल में गाय चली जाती है चरने के लिए उस काल को बोलते हैं। अथवा ऐसा वहद्गु काला इसको भी बोलते हैं कि वहन्ति माने जो बैल होते हैं, गाय तो बैल को भी बोलते हैं, बैल को भी गाय बोलते हैं। गाय माने हिंदी में नहीं गौ बोलते हैं, गौ शब्द का अर्थ गाय भी है बैल भी है। तो खेत में हल को जोतने के लिए बैलों को जब हल में लगाया जाता है उस काल को भी बोलते हैं वहद्गु कालः। ये यहाँ पर केवल अर्थ प्रदर्शन के लिए ये विग्रह दिखा दिया है, ध्यान देंगे। ये वस्तुतः ऐसा समास किया हुआ शब्द ही पढ़ा हुआ है इस गण के अंदर, आपको ऐसा कुछ भी अधिक नहीं करना है इसमें ठीक है। आपको इसके अलौकिक विग्रह ऐसा कुछ भी नहीं करना है, बस इसको समझ लेना है कि कुछ गण में पड़े हुए शब्द हैं, उनकी अव्ययी भाव समास संज्ञा है ठीक है। चलिएगा अब यहां गुरुजी की बात को मैं पढ़ के बता देता हूं आपको। तिष्ठद्गु इत्यादि समुदाय रूप शब्दों की भी अव्ययी भाव संज्ञा निपातन से होती है। निपातन का अर्थ है कि जैसे यहाँ पर क्या समास प्राप्त था आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त था? बहुब्रीहि समास प्राप्त था। क्या? बहुब्रीहि समास। ध्यान दीजिएगा क्या प्राप्त था? तिष्ठन्ति गावो यस्मिन् काले दोहनाय सा तिष्ठद्गु कालः। यहां पर ना तो तिष्ठत को कहा जा रहा, ना गौ को कहा जा रहा, काल को कहा जा रहा है, अन्य पदार्थ को। तो वास्तव में ये बहुब्रीहि समास प्राप्त था, तो बहुब्रीहि को रोक करके कह दिया कि इन शब्दों को बहुब्रीहि संज्ञा नहीं होती है, इनको तो होती है अव्ययी भाव संज्ञा। यही निपातन है, यही क्या है? निपातन है। चलिएगा तो तिष्ठद्गु इत्यादि समुदाय रूप शब्दों की भी अव्ययी भाव संज्ञा निपातन से होती है। गण में ये शब्द जैसे पढ़े हैं, गण माने गणपाठ में उस पुस्तक में, जैसे ही साधु समझने चाहिए। विग्रह अर्थ प्रदर्शन के लिए है, विग्रह का प्रयोग नहीं होता है, विकल्प नहीं है, नित्य है ये। जैसे तिष्ठन्ति गावो यस्मिन् काले दोहनाय सा कालः तिष्ठद्गु कालः।
जिस समय गौएं दोहन के लिए अपने स्थान पर ठहरती हैं, वह वहंती गावो यस्मिन काले सा वहद्गु कालः। ठीक है, अव्ययी भाव संज्ञा से पूर्व सु का लुक होता है। ठीक है, अव्ययी भाव संज्ञा से पूर्व ही क्या हो जाता है, सु है उसका लुक हो जाता है। ये कुछ ऐसा ही लिखा है, ये ठीक नहीं लिखा। हाँ, ये लिखा अव्ययी भाव संज्ञा होने से पूर्ववत, पूर्व नहीं, मैंने ठीक से नहीं पढ़ा, पूर्ववत, पूर्ववत पहले के समान ही सु का लुक हो जाता है अव्ययदाप सुपा से। ठीक है, यहां पर क्या है, आपको ये सिद्धि नहीं करनी है, यहां पर एक दिखाई है इन्होंने, ये दो सूत्र लगा करके, मैं भी आपको दिखा देता हूं। इसका विग्रह कैसा होगा, ऐसा होगा, तिष्ठत और ये जस, तिष्ठत जस और गो जस, ऐसा होगा। ठीक है, ये हो गया इसका अलौकिक विग्रह। थोड़ी देर के लिए आपको करना नहीं है, जहां दिखा दिया है। ये इस सूत्र से क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा निपातन से, या बहुब्री समास प्राप्त था परंतु इस सूत्र से समास हो गया, तो क्या बनेगा, तिष्ठत गो, ऐसा बन जाएगा, तिष्ठत, ये आगे गा आ रहा है इसलिए त को द हो जाएगा, तो तिष्ठत गो। ठीक है, अब तिष्ठत गो ये बन गया। अब यहां पर क्या है, अव्ययी भावश्य से नपुंसकलिंग हो गया, नपुंसकलिंग होने से क्या हो जाता है, ये वैसे ये लगाया हुआ है, यहां पर इसको लगाने की आवश्यकता नहीं है, वास्तव में इसको लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अव्ययी भाव समास हो गया तो ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिक से ह्रस्व होगा। ये क्या होगा, इससे नहीं होगा, ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिक से होगा, तो ह्रस्व हो जाएगा, ये भी नहीं लगेगा। यहाँ दो ये गलती से लिखा हुआ है, यहाँ पर ध्यान नहीं गया है, क्या है, ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिक से ही ह्रस्व होना चाहिए यहाँ पर, तो तिष्ठत इसको ह्रस्व हो जाएगा, तो ह्रस्व होकर के माने, हाँ ये तो चलेगा। इसको गो है तो गो का ओ है, ओ का ह्रस्व होता नहीं है, इसलिए ओ के स्थान में यदि ह्रस्व करना हो तो क्या सूत्र लगता है, एच ह्रस्वादेश, ये तो लगेगा। ठीक है, ये नहीं लगेगा, इसके स्थान में लगेगा ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिक से। तो एच माने ओ के स्थान में यदि ह्रस्व करना है तो क्या हो जाता है, इक होता है, तो ओ को ह्रस्व क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, तिष्ठत गु। ठीक है, क्या हो जाएगा, तिष्ठत गु, सु आएगा उससे अव्ययदाप सुपा से, उसका लुक हो जाएगा, तिष्ठत गु बन जाएगा। पर ये आपको बनाना नहीं है, वास्तव में ये बने हुए पड़े हुए। आइएगा मैं दिखा देता हूं गण, ये गण देखिएगा, तिष्ठत गु गण में पठित शब्द कौन कौन से हैं ये देख लीजिएगा। गण पाठ की तो आवश्यकता मैंने आपकी पूरी कर दी नहीं। तिष्ठत गु, ये वहद गु, आयति गवम, खले बुसम, पूतयवम, पूतमानयवम, संहृतयवम, परम तिष्ठत गु, और ये वहद गु ये दोबारा आ गया, लूनयवम, लूय मानयवम। मैं इसमें देख लेता हूं आपके लिए, ये दोबारा गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ, और ये हो गया संहृतयवम, संह्रियमाणयवम, संहृतबुसम, संह्रियमाणबुसम। बस इतना ही है। ठीक है, आगे है, इसको बात को सुने, समभूमि, समपादाति, सुषमम,
विषमम निष्मम निशममम मम दुष्मम अपरसम आयति समम प्रहणम प्ररथम प्रमृगम प्रदक्षिणम अपरदक्षिणम संप्रति असंप्रति पाप समम पुण्य समम। ठीक है, ये हो गया। दंडा दंडी मुसला मुसली, इतने ही शब्द हैं बस, इतने शब्द हैं बस। ये ही है आपका तिष्ठत गुण। अब आपको वास्तव में कोई इसका विग्रह नहीं करना, कुछ भी सिद्धि आदि कुछ भी नहीं करनी। ठीक है, मैं कह रहा हूं आपको नहीं करनी, आप सिद्धि कर नहीं सकते। जब आप काशिका पढ़ेंगे, द्वितीय वृत्ति पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको इनकी सिद्धियां करने का एक अवसर मिलेगा। ठीक है, वहां आपको समझ में आ जाएगी। तो बस ये जान लीजिएगा, ये सारे क्या हैं, अव्ययी भाव समास। अर्थ इनका नहीं निकल रहा था जो अव्ययी भाव समास का होता है, परंतु इनका नाम रख दिया, इन सब में क्या कर दिया, अव्ययी भाव समास नाम हो गया। ठीक है, तो ये नपुंसकलिंग हो गई एक तो सबसे बड़ी बात, और ये अव्यय बन गए। ये शब्द क्या बन गए, क्या बन गए, अव्यय बन गए और नपुंसकलिंग बन गए। ये विशेष बात हो गई। चलिए, तो ये तो आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखिएगा अब बात कर लेते हैं। ये तो हो गया आपका, ये गोस्त्री और उपसर्जन से यहां वास्तव में नहीं लगाना है, हमें यही लगाना चाहिए ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिक से। ठीक है, जो वह लगाया है वो बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, सही नहीं है। ये हो गया, ये तिष्ठत गु। चलिएगा आगे की कक्षा में पढ़ेंगे पारे मध्य षष्ठ्या वा। ठीक है, चलिए, सर्वेभ्यो नमः।